भारतीय तारीख के सबसे बड़े और तवील इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी और उनका इत्तेहाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आ गया है, मगर दावों, तवक्कात और एग्जिट पोल्स के बरक्स भारी अक्सरियत हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इंतखाबात से पहले मजहबी जज्बात उभारने के लिए नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह किया था। हालांकि मंदिर की तामीर मुकम्मल भी नहीं हुई थी, मगर बीजेपी राम मंदिर वाली निशिस्त 54,000 के बड़े मार्जिन से हार गई है। 7 मराहिल पर मुश्तमिल भारतीय इंतखाबात 19 अप्रैल को शुरू हुए और 1 जून को खत्म हो गए, जिसके बाद आज सुबह से नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो ताहाल जारी है। भारतीय लोकसभा की 543 निशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक बीजेपी की क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 290 निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अलायंस 230 से ज़ायद निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हो गया है। वाज़ेह रहे, भारत में हुकूमत बनाने के लिए 272 निशिस्तें हासिल करना ज़रूरी है, जो अब तक बीजेपी इत्तेहाद को हासिल होती दिखाई दे रही हैं। मगर नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम 400 पार के नारे पर चलाई थी, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी का एनडीए इत्तेहाद भारतीय लोकसभा की कुल 543 निशिस्तों में से 400 से ज़ायद निशिस्तें हासिल करेगा। इसी तरह 1 जून को इंतखाबात के आखिरी मरहले के बाद जारी होने वाले कई एग्जिट पोल्स ने भी बीजेपी इत्तेहाद के लिए वाज़ेह अक्सरियत की पेशगोई की थी और फिर अक्सर टीवी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी इत्तेहाद की जानिब से 350 से 370 निशिस्तें जीतने की पेशगोई कर दी थी। इन पोल्स के मुताबिक बीजेपी इन इंतखाबात में 2019 से बेहतर नताइज हासिल करेगी। भारतीय खबर रसाई इदारों इंडिया टुडे और न्यूज़ 24 के पोल्स ने तो नरेंद्र मोदी के इत्तेहाद एनडीए को 400 तक पहुंचा दिया था, मगर आज सामने आने वाले नताइज ने बीजेपी और एग्जिट पोल्स के दावों को गलत साबित कर दिया है, जिसमें कांग्रेस समेत 26 भारतीय जमातों पर मुश्तमिल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने हैरानकुन तौर पर 230 से ज़ायद निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल कर ली है। हालांकि इस इत्तेहाद ने 2019 में सिर्फ 91 निशिस्तें हासिल की थी और दूसरी तरफ बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए को 290 से ज़ायद निशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि खुद बीजेपी 243 निशिस्तों पर आगे है। यानी बगैर इत्तेहादियों के नरेंद्र मोदी की बीजेपी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 303 जबकि उनके इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 353 निशिस्तें हासिल करके हुकूमत बनाई थी। यानी 2019 में बीजेपी अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, मगर इस बार हुकूमत साजी के लिए बीजेपी को इत्तेहादियों पर इंहिसार करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी को हालिया इंतखाबात में कई अहम और बड़ी रियासतों में अपसेट का सामना है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपोजिशन इत्तेहाद को अब तक के नताइज में बढ़तरी हासिल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अयोध्या की निशिस्त भी 54,000 वोट के बड़े मार्जिन से हार गई है। ये वही निशिस्त है जहां पर राम मंदिर है और इसी राम मंदिर की बुनियाद पर बीजेपी ने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। मुकम्मल होने से पहले ही राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया था और इस इफ्तिताही तकरीब में फिल्मी सितारों और कारोबारी शख्सियात को बुलाया गया था। एक बहुत बड़ी सेरेमनी की गई थी। इसी तरह भारत में इंतखाबात से पहले ओपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन किया। ओपोजिशन रहनुमा और रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जबकि ओपोजिशन ने नरेंद्र मोदी पर दबाव के जरिए ओपोजिशन रहनुमाओं को बीजेपी में शामिल कराने का इल्जाम भी लगाया था। इस सब के बावजूद बीजेपी इंतखाब में भारी अक्सरियत लेने में नाकाम हो गई। इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद आज कांग्रेस रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि हम ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। इंतखाबी नताइज से मोदी जी को आवाम का बड़ा पैगाम मिला है कि हमें मोदी नहीं चाहिए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। कांग्रेस रहनुमाओं ने हुकूमत साजी के हवाले से कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे, नए इत्तेहादी भी बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था
कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं, वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। यानी कांग्रेस अब भी अपने इत्तेहादियों से बात करके वजीर आजम मोदी के इत्तेहादियों से बात करने का कह रही है ताकि हुकूमत बना सके, इसका इशारा दे रही है। इंतखाबी नताइज पर रद्देमल देते हुए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अवाम ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा किया है। यह भारत में एक तारीखी कारनामा है। मैं इस प्यार के लिए भारतीय अवाम के सामने झुकता हूं और यकीन दिलाता हूं कि हम लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए अच्छे काम जारी रखेंगे। फिर नरेंद्र मोदी ने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए तीसरी दफा हुकूमत बनाने का ऐलान भी किया। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। दूसरी जानिब हफ्ते को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स में बीजेपी की भारी अक्सरियत का दावा सामने आने के बाद पीर को भारतीय स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी देखने में आई थी। नरेंद्र मोदी के करीब समझे जाने वाली भारतीय कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी के शेयर्स में रिकॉर्ड तेजी देखी गई थी और वो कल ही एक बार फिर भारत की अमीर तरीन शख्सियत बन गए थे। लेकिन आज नताइज का सिलसिला शुरू होने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और 4,389 पॉइंट्स गिरकर बंद हुई। भारत की स्टॉक मार्केट 6% गिरी, मगर नरेंद्र मोदी के करीब समझे जाने वाले कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी की कंपनी के शेयर्स 19% गिरकर बंद हुए और वो एक बार फिर भारत के अमीर तरीन शख्सियत नहीं रहे। और आज राहुल गांधी ने इस पर तंज भी किया। अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। हालिया आम इंतखाबात में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो अपनी दोनों नशिस्तें हासिल कर ली हैं, मगर इन इंतखाबात में बीजेपी के कुछ अहम रहनुमाओं को अपसेट का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी रहनुमा और भारतीय अदाकारा स्मृति ईरानी को 1,60,000 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे सुहेल अख्तर, जिन्होंने पूरी तरह इन इलेक्शंस को कवर किया। क्या वाकई जब पोलिंग स्टेशन से वो बात कर रहे थे लोगों से तो उन्हें लग रहा था कि ये नताइज आएंगे, क्योंकि पोल्स बड़े गलत साबित हुए हैं? सुहेल अख्तर, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जब कैंपेन हो रही थी, उसके बाद जब पोलिंग हो रही थी, आप उस वक्त भी कवर कर रहे थे, पोलिंग स्टेशन से कवर कर रहे थे, हमारी उस वक्त भी आपसे बात हुई थी। मसला ये कि पोल्स गलत साबित हुए, दावे गलत साबित हुए, उसके बाद एग्जिट पोल्स भी गलत साबित हुए। यही आपको लग रहा था कि एक्सपेक्टेड था, ये आना था, और क्यों इतना तवक्कात के बरक्स ये नतीजा आया? एक बहुत बड़ा सेक्शन है इंडिया में जो एग्जिट पोल्स जो आए थे उसके क्रेडिबिलिटी पे या उसके सच होने पे कहीं ना कहीं शक कर रहा था, क्योंकि इस बार जो एग्जिट पोल्स आए थे वो उसके मेथड पे, उसके सैंपल्स पे क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स दिए गए थे, क्योंकि वो टाई अप है मीडिया के साथ और टीवीज के साथ, और टीवीज की जो वफादारी है रूलिंग पार्टी के लिए, हुक्मरान जमात के लिए, वो भी शक के दायरे में रही है हमेशा, या हम कहें कि उनकी वफादारी उनकी तरफ ज्यादा थी, तो इसीलिए पोल्स पर भी ज्यादा लोगों को शक हुआ। और यही वजह है कि जब से एग्जिट पोल्स आए थे तो लोग मुसलसल सवाल उठा रहे थे कि ये एग्जिट पोल्स सही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन जमातों को जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही थी या जो डेटा मिल रहा था वो अलग कह रहा था उनको, इसीलिए उन्होंने कभी भरोसा ही नहीं किया आज तक। और आज जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो वो एग्जिट पोल्स के जो की पिचिंग गोइयां थी वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। और मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर मोदी ने तो नारा लगाया था, वज़ीर आज़म मोदी ने, कि अब की बार 400 पार, मगर 300 भी नहीं पार कर पाए। अपने तई तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है बीजेपी के पास, इत्तेहाद के पास ज़रूर सिंपल मेजॉरिटी है। एग्जैक्टली क्या हुआ? क्योंकि एक भरपूर कैंपेन थी उनकी और उस कैंपेन में सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ था। खुद मीडिया दावे कर रहा था कि हाँ जी इस दफ़ा तो एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर लेगा नरेंद्र मोदी साहब का इत्तेहाद। ये हुआ क्या एग्जैक्टली? क्या वो ओवर सेल कर गए अपनी बात को? क्या एक फेयर क्रिएट हो गया वोटर्स में कि अगर इनको 370 मिल गया, 400 मिल गया तो क्या होगा? हुआ क्या एग्जैक्टली?
देखिए, पहले मैं इस बात की वजाहत कर देता हूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, वो अपनी शख्सियत जो है वो बहुत ही जादूगर वाली शख्सियत है। काफी मैजेस्टिक उनका अपना स्टाइल है और बहुत ज्यादा मकबूलियत है इंडिया में। शायद वो जो मकबूलियत का जो ग्राफ है उसकी वजह से एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और प्राइम मिनिस्टर के अंदर, उन्होंने और ये नारा दे दिया। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं जो एक्सपर्ट थे, शायद जीत चुके तीसरी बार में जब कोई शख्स या कोई लीडर इलेक्शन लड़ता है तो तीसरी बार में कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ किया जाए। तो एक तरीके का ब्लफ भी था। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्लफ खेला या उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो भी था वो 470 पार का जो नारा था वो बहुत बुरी तरीके से जमीन पर फ्लॉप हो गया नारा। लेकिन अभी तो उनकी मेजॉरिटी है, वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जो हुई है इस बार इलेक्शन में कि बीजेपी को भरोसा नहीं था कि बीजेपी जो मेजॉरिटी नंबर है पार्लियामेंट का 272 वो भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो एक बहुत सेटबैक है बीजेपी के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो इतना बड़ा नारा और इतना बड़ा दावा वो जमीन पर धरा कर रह गया। मगर उस दावे के पीछे वो अपनी एक जो मुआशी तरक्की है, इकोनॉमिक सक्सेस है इंडिया की, उसकी बात करते थे। और हमें जब हम मैक्रो नंबर्स को देखते हैं तो वो सक्सेस नज़र भी आती है, जीडीपी की तरक्की की सूरत में नज़र आती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी थे जो ये कह रहे थे कि जी जो कॉर्पोरेट हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने ज़्यादा तरक्की की, चंद खानदानों ने ज़्यादा तरक्की की, मगर मैसेज का फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या वाकई ग्राउंड पर जब आप देख रहे थे, जब आप पोलिंग स्टेशन कवर कर रहे थे, ग्राउंड पर क्या अवाम इतने मुतमईन नहीं थे जो इकोनॉमिक सक्सेस है? देखिए, इस बार इलेक्शन में जो वोटर्स थे ना वो बहुत साइलेंट रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी के वोटर्स हैं वो तो बहुत ही इंटैक्ट हैं, और जो नए वोटर्स बने थे वो कुछ बोल रहे थे, जो पुराने वोटर्स थे वो बोल रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने अपोजिशन जमातों को वोट दिया है वो बहुत ही साइलेंटली उन्होंने वोट दिया है। इसका अंदाजा बहुत लोगों ने लगाया नहीं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पर कवर करे तो उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ इस बार गड़बड़ होना है। और जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो इतने क्राइसिस आए हैं, बेरोजगारी का जो मसला है वो बहुत ही उरूज पर है। उसके अलावा जो बड़े बड़े मसाइल हैं यहाँ पर वो हल नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा जब राहुल गांधी ने बहुत ही शिद्दत से कैंपेन्स करने शुरू किए, किस तरीके से गरीबों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और अमीरों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, तो ये सब जो इश्यूज है कहीं ना कहीं वोटर्स को हिट किए हैं। और ये वोटर्स, हम बता दें, सबसे अहम बात ये है कि यूपी जो कि बीजेपी का गढ़ है, वो हिंदी हार्टलैंड है जहाँ पे राम मंदिर की तामीर हुई है। उसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि बीजेपी को यूपी से शिकस्त मिलेगी और यूपी में उससे कम सीटें मिलेगी। और अब जो रिजल्ट सामने आए तो ऐसा लग रहा है कि यूपी के वोटर्स ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खरीदा नहीं और उनके जो अपने मसाइल है उनके वोट्स में झलकता नजर आया। और शायद यही वजह कि आज जब रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो जो अपोजिशन ब्लॉक है उनको इतनी अच्छी लीड मिली है। कांग्रेस ने कम बैक किया है 2009 के बाद।